मसला है मेरे सामने कि समय भी नहीं है और सबको बोलना है। खैर, ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। पहला शेर। दूसरा शेर, ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंद के मुसलमानों, ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंद के मुसलमानों, तुम्हारे दास्ता तक ना होगी दास्तानों में। दूसरा शेर। खैर, अभी हमारे एक नौजवान साथी जब मैं आया तो सुन रहा था कि संथाल परगना में रहने वाले जो झारखंडी बांग्ला भाषी मुसलमान हैं उनको जगह जगह पे प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने मुंबई का एक वाकया बताया था, तो मैं उनको ये बता रहा हूं कि दनियाल दानिश वर्सेस झारखंड हाईकोर्ट में केस हुआ था जिसका PIL नंबर था 6547/2022। उसमें इंटरवेंट पिटीशन हम फाइलिंग किए थे, लेकिन इंटरवेंट पिटीशन से पहले हमने साहेबगंज में, पाकुड़ में, जामताड़ा में हमारे जो साथी हैं सोशल वर्कर, उन सारे लोगों को मैसेज किए थे कि आप यहां पर आओ और बताओ कि यहां पर बांग्ला भाषी मुसलमान है या बांग्लादेशी मुसलमान है। तो कोई नहीं गया, एकदम साफ बोल रहे हैं हम, बड़े बड़े लोग हैं, कोई नहीं आए झारखंड हाईकोर्ट। खैर, उस पर हम लोग इंटरवेंट पिटीशन किए और झारखंड सरकार भी उसमें पार्टी था और भारत सरकार भी पार्टी था। भारत सरकार के गृह विभाग ने जवाब दाखिल किया कि संथाल परगना क्षेत्र में, खास करके साहेबगंज के इलाका में, उधवा, राजमहल और दूसरे क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठ या मुसलमान नहीं है। कमेटी भी बना, पाकुड़ में भी, जामताड़ा में भी, देवघर में भी और भी दूसरी जगहों पर सारा रिपोर्ट आया, कहीं पर नहीं है। उसके बावजूद भी बांग्लादेशी घुसपैठिया कह के हमें प्रताड़ित करना किया जाता है। तो मैं एक किताब लाया हूं, संथाल परगना गजेटियर 1962। डॉक्टर PC राय चौधरी ने इस किताब को लिखा है, जो बिहार सरकार के गजेटियर अफसर थे, और बिहार सरकार के द्वारा ये किताब पब्लिश हुआ, कोई प्राइवेट एजेंसी या कंपनी के द्वारा ये किताब को पब्लिश नहीं किया है। ये बिहार सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसका प्रकाशन किया था 1962 में। इसमें साफ लिखा हुआ है कि 12वीं शताब्दी से लेकर, नोट कीजिएगा, 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र में मुसलमानों का शासन था, संथाल परगना साहेबगंज इलाका में। और जो मुस्लिम शासक हुए, इस देश ही नहीं, जो एशिया के और भी देश है, उन सारे इलाकों को दिशा और दशा दोनों दिया। आज हम लोग झारखंडी मुसलमान हैं, भारतीय मुसलमान हैं। इस देश के निर्माण में हमारे बुजुर्गों ने भी कुर्बानियां दी, स्वतंत्रता आंदोलन में भी शामिल हुए और झारखंड आंदोलन में भी शामिल हुए, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। झारखंड राज्य निर्माण होने से पहले एक कानून बना जिसे हम लोग कहते हैं बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000। उसका कई ठो सेक्शन है। सेक्शन 83 और 84 ये कहता है कि जो बिहार में था वो झारखंड बनने के बाद झारखंड में भी होगा। तो बिहार में मदरसा बोर्ड है, बिहार में उर्दू एकेडमी है, बिहार में माइनॉरिटी कमीशन था, बिहार में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन था, बिहार में और भी बहुत सारे संस्थान हैं। क्या झारखंड में मदरसा बोर्ड बना? झारखंड में उर्दू एकेडमी बना? झारखंड में माइनॉरिटी कमीशन जो है 2008 में बना। झारखंड में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन 2012 में बना। हज कमेटी का वही हाल है, हज कमेटी भी 2008 में बना, वक्फ बोर्ड भी 2008 में बना। और झारखंड में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, ये है झारखंड में वक्फ की प्रॉपर्टीज का लिस्ट। पूरे झारखंड में जो बिहार वक्फ बोर्ड से हमें निबंधित वक्फ प्रॉपर्टीज मिला, उसका संख्या 151 है। अगर हम लोग बात कर ले साहेबगंज जिला का, तो साहेबगंज जिला में साहेबगंज जिला में 10 ठो वक्फ की प्रॉपर्टीज है। बोलिएगा तो पढ़ के सुना दे, समय का अभाव भी है, फिर भी पढ़ के सुना देते हैं, लोगों को जानना चाहिए जो रजिस्टर्ड है। बाबा पीर खाकी एवं इमामबाड़ा धर्म मुखापाड़ा, महेशपुर जिला साहेबगंज, 43 बीघा 15 कट्ठा 13 धुरी, वक्फ संख्या 1638। दूसरा है मस्जिद ग्राम धर्म खाना पाड़ा, यह भी महेशपुर में है, 2 बीघा है। जामा मस्जिद साहेबगंज 18 कट्ठा है, वक्फ नंबर है 1688। बड़ी मस्जिद कसाब टोली साहेबगंज, वक्फ नंबर है 796। उसके बाद है बरहरवा में क्या चीज है ये नहीं बताया गया, लेकिन इसका वक्फ संख्या है 1355। उसके बाद है पीर कुतुब आलम, ये है खानपुर बीरभूम, 1945 इसका वक्फ संख्या है। उसके बाद है पीर कुतुब आलम 209 एकड़,
209 एकड़ इसकी जमीन बताई जा रही है। इसका वक्फ संख्या है 1728। उसके बाद फिर है पीर कुतुब आलम, इसका भी है 10 बीघा 2 कट्ठा, इसका वक्फ संख्या है 17.5। फिर है पीर कुतुब आलम, इसका 14 कट्ठा है, इसका वक्फ संख्या है 1661। उसके बाद मस्जिद एवं दुकान कुलीपाड़ा बांजी रोड, इसका वक्फ संख्या है 1769। तो ये है झारखंड में वक्फ की प्रॉपर्टीज और साहेबगंज में वक्फ प्रॉपर्टीज। अब मामला चूंकि वक्फ बोर्ड में, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा और डॉक्टर साहब ने भी कहा, दोनों का नाम नजरुल इस्लाम है। इन्होंने, एक ने कहा कि भाई कोई फायदा नहीं है, सही बात भी बोला। इन्होंने कहा कि हर हाल में आपको कराना है। तो पहले जो वक्फ का कानून था उसे हम लोग वक्फ एक्ट 1995 और संशोधित 2013 कहा करते थे। उसको भारत सरकार ने बदल दिया। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय, माननीय, समझ रहे हैं आप, उन्होंने एक बिल लाया, उनको जो है मुसलमानों का हालात बदलना है, तो हालात बदलने के बहुत बजाय वो हमारे कानून और नियमों को बदल दे रहे हैं। तो उन्होंने नया कानून लाया, उसका नाम है उम्मीद, UMEED, उम्मीद, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट इंपावरमेंट असेसमेंट डेवलपमेंट 2025। इतना बड़ा नाम याद रहेगा? नहीं, एजुकेशन वगैरह नहीं है, नहीं, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट इंपावरमेंट असेसमेंट डेवलपमेंट 2025। इतना बड़ा नाम इन्होंने रख दिया और कहा कि 8 अप्रैल 2025 के पहले से जो भी वक्फ की प्रॉपर्टीज है, जो रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड में या अनरजिस्टर्ड है, जो वक्फ बाय यूजर के तहत है, वक्फ फी सबीलुल्लाह है, वक्फ अलल औलाद है, अगर वो वक्फनामा में किया गया वक्फ है तो आपको वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन उसका न्यू रजिस्ट्रेशन के तहत कराना होगा। तो उम्मीद पोर्टल में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड नहीं है उसको आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के तहत अपलोड उसका डाटा करना है। डाटा में क्या करना है, जैसे कि अनवर अली साहब ने भी बता दिया कि जमीन का ब्यौरा देना है, उस जमीन में क्या चीज है, मस्जिद है, मदरसा है, इमामबाड़ा है, खानका है, कब्रिस्तान है, क्या है, उसको बताना है, उसको दिखाना है, उसका फोटो चारों तरफ से लेना है, उसका चौहद्दी बताना है। अभी हम लोग के साथ जो सबसे बड़ा परेशानी ये आ रहा है कि हमारे बुजुर्गों ने जो मौखिक वक्फ किया अल्लाह के नाम पर जुबान से कि ये हमारी निजी जमीन है, आप मस्जिद बना लो, कब्रिस्तान बना लो, ईदगाह बना लो, इमामबाड़ा बना लो, मजार बना लो। अभी न्यू एक्ट के तहत उसके लिए हमको डीड चाहिए, कागज चाहिए। तो इसका सूरत हाल क्या निकलेगा? तो इसको लिए इन्होंने भी बताया, मैं बता दे रहा हूं कि जो वारिस हैं उनके जिंदा, जिन्होंने दिया, मेरे दादा ने दिया, तो हम उनके पोता हैं, तो हम जो है वक्फनामा तैयार करेंगे कि खाता नंबर इतना, प्लॉट नंबर इतना, रकबा इतना, हमारे दादा ने अल्लाह के नाम पर मस्जिद के तामीर के लिए ये जमीन को वक्फ किया है और हमें किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है हम लोगों को, और हम सारे लोग राजी खुशी से इसको वक्फ कर रहे हैं और वो कोर्ट से एफिडेविट कर देंगे। पहला। दूसरा, वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर क्या है कि बरसों से, सदियों से, राजा महाराजा के जमाना में, और ये क्षेत्र तो राजा महाराजाओं का रहा है 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक, तो इन क्षेत्रों में जो भी कब्रिस्तान, इमामबाड़ा, मस्जिद, मीनार, ईदगाह वगैरह जो भी है, हिस्टोरिकल पैलेस भी, तो जैसे कि प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि खतियान में चढ़ा हुआ होगा, डॉक्टर साहब बता रहे थे नक्शा में चढ़ा हुआ होगा, तो उसको निकाल लेना है। अभी झारखंड सरकार का झार भूमि पोर्टल है, आप उस इलाका का जो खाता नंबर है, प्लॉट नंबर उसमें डालिएगा तो उसका डिटेल्स मिल जाएगा झार भूमि पोर्टल में। खुदा ना खास्ते अगर नहीं मिलता है तो उपाय क्या है? तो जो प्रबंधन होगा, जो उसका देख रेख करता होगा, वो कोर्ट से एफिडेविट करेगा, ये खाता नंबर इतना, प्लॉट नंबर इतना, रकबा इतना, इस जमीन पर बरसों से, सदियों से मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, नमाजगाह है या हिस्टोरिकल चीज है। जैसे कि रांची में हमने निकाला 1542 में शेर शाह सूरी ने नमाजगाह कायम किया था रांची में, कागज नहीं था किसी के पास, सब परेशान थी क्या है, नहीं है। उसी पीरियड का 4 कब्रिस्तान भी था 1542 का, उसको भी मैंने निकाल लिया, उसका फोटो कर लिया, कागज पत्र निकाल लिया, और जो नहीं था उसको बनवा लिया। तो कोर्ट से आप एफिडेविट करके जो सरकार के जमीन, अभी जिसको सरकारी जमीन कहा जा रहा है, वो किसी जमाने में राजा महाराजा का जमीन था, देश आजाद हुआ 47 में, संविधान का कब बना? 50 में बना, 52 में, सॉरी। तो जो कानून बना ये 52 के बाद बना, उससे पहले तो जमींदार की जमीन थी।
तो वो जमीन में जो भी धार्मिक स्थल स्थापित है उसका कोर्ट एफिडेविट हम, खाता नंबर इतना, प्लॉट नंबर इतना, रकबा इतना इतना में मस्जिद है, मदरसा है, मीनार है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, और मुस्लिम समाज के द्वारा इसका सामूहिक रूप से इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए किया जा रहा है। बस ये एफिडेविट कर लीजिएगा, वो कागज हो जाएगा। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए आप उम्मीद पोर्टल में जाइएगा, वहां पूरा डिटेल्स मांगेगा, उसमें आप डालिएगा। उसके बाद वो जो है ना, वक्फ बोर्ड नहीं जाएगा, वो सीधा जाएगा डीसी के पास, और डीसी जो है उस इलाका का, जिस इलाका का आपने बताया है, उस इलाका के अंचल के पास जाएगा। अंचल के सीओ जो है कर्मचारी को भेजेंगे, और कर्मचारी जो है वहां पर जाएगा जहां पर आपने बताया है मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, वहां पर वेरिफिकेशन करेगा कि वो वहां पर है या नहीं है। अगर पाया, उसके बाद लोगों से भी पूछेगा, उसके बाद वो रिपोर्ट तैयार करेगा कि हाँ हम वहां गए थे और वहां ये पाए हैं। उसके बाद फिर वो जो है सीओ को देगा, फिर सीओ डीसी को देगा, और फिर डीसी वक्फ बोर्ड को भेजेगा, फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। तीसरा है निजी जमीन, खरीदा हुआ जमीन, रजिस्ट्री किया हुआ जमीन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। मेरा तो सुझाव है नहीं कराना चाहिए, मेरा खरीदा हुआ है, वक्फ किया हुआ नहीं है, डीड है, ठीक है ना। खैर उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। चूंकि मदरसा आलिम फाजिल डिग्री का मसला है और 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड का जो नियमावली है, रूल है 2004, उसके तहत वो कामिल और फाजिल डिग्री जो यूनिवर्सिटी के उस गाइडलाइन के अनुसार है, जो बीए और एमए के समकक्ष है, उसका एग्जाम उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड नहीं करा सकता है। ये अनवैलिड है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर निर्णय ले, ये सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश को कहा। लेकिन झारखंड में जो हमारे उमा शंकर सिंह हैं शिक्षा सचिव, जो उत्तर प्रदेश ने लागू नहीं किया वो इसको लागू करना चाहते हैं, ठीक है। और लागू कैसे करना चाह रहे हैं? तो उमा शंकर सिंह जो है इसको लागू करना चाहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के तहत। सर, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के तहत लागू नहीं करना चाहते हैं कि जिस दिन वहां डिसीजन आया उस दिन से लागू होगा। वो कहते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के तहत हम लागू करेंगे जब से झारखंड एकेडमिक काउंसिल आलिम और फाजिल का एग्जाम ले रहा, मतलब 2003 से 2023 तक जो डिग्रियां दी गई है वो सब अमान्य हो जाएगा, सबकी मान्यता खत्म हो जाएगी, सबकी वैधानिकता खत्म हो जाएगी। ये निर्णय लिया है उमा शंकर सिंह, झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं। तब हम लोगों ने ये कागज दिया, ये आवेदन बना के दिया कि भाई आपने ये 2006 में ये नोटिफिकेशन निकाला कि आलिम जो है बीए के बराबर है, फाजिल जो है एमए के बराबर है, और 1977 का बिहार कार्मिक प्रशासनिक विभाग का सर्कुलर है। बिहार कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने इसको नोटिफाइड किया कि भाई ये सरकार के हर प्रकार के बहालियों में शामिल हो सकता है, हर प्रकार के एडमिशन में शामिल हो सकता है, तो आप इसको कैसे रोक दीजिएगा। दूसरा चीज, इसी मामले पर 2011 में हमने हाईकोर्ट किया था कि मदरसा आलिम फाजिल डिग्री की वैधानिकता को लेकर बार बार सवाल खड़ा होता है। 2011 में हाईकोर्ट ने हाई लेवल कमेटी बनाया कि आप इसकी मान्यता को क्लियर करो और इसका एग्जाम यूनिवर्सिटी से कराओ। हाई लेवल कमेटी बनाया गया 2014 में। देखिए 2014 में हाई लेवल कमेटी भी बनाया गया मदरसा आलिम फाजिल डिग्री को लेकर। हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ने भी कहा कि इसको यूनिवर्सिटी से टैग कर दिया जाए, आलिम को और फाजिल को। 2014 से 17 तक मामला लटका हुआ रहा। फिर 17 में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लेटर निकाला कि अब आलिम और फाजिल का एग्जाम यूनिवर्सिटी करेगा, रांची यूनिवर्सिटी करेगा। उसको कहा कि आप रूल बनाओ, रूल भी बन गया, नियम परिनियम अधिनियम सब बन गया, लेकिन आज तक एग्जाम शुरू नहीं हुआ। तो जो स्थितियां और परिस्थितियां इस राज्य में खड़ा की जा रही है, इसको समझना होगा। हम हेमंत भैया के फैन हैं, हम उनके चाहने वाले, उनके मानने वाले। 2007 से मेरा उनसे ताल्लुकात है। वो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए, हम भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए। वो आदिवासी रिजर्व सीट से लड़े, सीएम बन गए, हम सड़क पर हैं। एक साथी और थे चमरल इंडा, वो मिनिस्टर हैं, हम लोग सड़कें में हैं। मसला ये है कि हम जो है
हालात और मामलात को लेकर सरकार के पास मजबूती से बात नहीं रखते। कुछ लोग रखते हैं, उनमें से नजरुल साहब को भी देखते हैं, लिखते रहते हैं, तो उनको बीजेपी का आदमी कह दिया जाता है, उनको कुछ और कह दिया जाता है। 10 जून 2022 को रांची में गोलीकांड की घटना हुई। हमारे प्रॉफिट के खिलाफ नुपुर शर्मा ने अपशब्द भाषा का प्रयोग किया। पूरे देश में 10 जून को प्रोटेस्ट हो रहा था, रांची में भी हुआ, गोलियां चला दी गई। जब माननीय मुख्यमंत्री से मैंने पूछा कि गोली चलाने का परमिशन किसने दिया, भाई आपने दिया तो वेल इन गुड, और अगर नहीं दिया तो पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो हम भाजपा का आदमी हो गए। गुस्सा में हमको मजबूरन दिल में पत्थर रख के रोते हुए गलत निर्णय लेके हम आसू पार्टी में 8 महीना के लिए चले गए। गुस्सा में दिल नहीं लगा, वहां से भी भाग गए कि भाई हमारे समाज के जो मसले और मामले इतने सारे हैं, कैसे इनको फिर दोबारा खड़ा किया जाएगा, कैसे इनके मामलों को हल करवाया जाएगा। तो बोलने का मतलब यह है कि हालात देश का भी, हमारे बड़े भाई ने कहा ना कि देश और प्रदेश, एक तरफ उधर बैठा हुआ है, एक तरफ ये भी जो है भैया भी गड़बड़ कर रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत जो हमें अख्तियार है वो झारखंड में भी मिलना चाहिए। 1999 में 4401 उर्दू शिक्षकों का पद सृजित हुआ। लंबे समय तक उन पदों पर बहाली नहीं हुआ। जब बहाली हुआ तो अपने 2012 में नियमावली बदल दिया। अब उस नियमावली में ऐसा था कि मात्र 689 उर्दू टीचर बहाल हुए, 3712 पद खाली रह गया। हम लोग मांग करते रहे कि जो टेट उत्तीर्ण है 13 का और 16 का, आप उससे भर दो। आप भरने के बजाय उस पद को सरेंडर कर दिए, 3712 पद को सरेंडर कर दिया, उसका नाम सहायक आचार्य रख दिया आपने, और ग्रेड पे जो 4200 और 4800 था उसको घटा के 2400 और 2800 कर दिया। क्या कर रहे हैं आप स्कूलों में जो टीचर पद था, सहायक शिक्षक, असिस्टेंट टीचर, उसका नाम बदल के सहायक आचार्य कर दे रहे हैं, माध्यमिक आचार्य कर दे रहे हैं। अरे भैया हम तो जान रही है आदिवासी सरकार है, सेकुलर सरकार है, लेकिन ये सेकुलर सरकार, ये आदिवासी सरकार, आरएसएस सरकार का चाल कैसे चल रहा है। उर्दू शिक्षक का नाम सहायक आचार्य है, उर्दू शिक्षक का नाम सहायक आचार्य है। सही है कि गलत है? सही है। अरे भैया बिहार ने कहा उर्दू शिक्षक, उर्दू सहायक शिक्षक, अभी भैया कर दिए इसको सहायक आचार्य। +2 में उर्दू टीचर का पोस्ट क्रिएट हुआ, बहुत लड़ने के बाद, हाईकोर्ट करने के बाद अभी मात्र 92 पोस्ट दिया गया, लेकिन नाम उसका क्या है? माध्यमिक आचार्य। पीजीटी उर्दू टीचर नाम नहीं है, पीजीटी उर्दू टीचर नहीं है, माध्यमिक आचार्य नाम है। आप सरकारी स्कूलों में जाइए, चेक कीजिए, वहां पर बोर्ड बना दिया गया है कि टीचर का वेलकम करेगा स्टूडेंट, स्वागत करेगा पर डे। फर्स्ट डे कहना है नमस्ते सर, सेकेंड डे कहना है जोहार सर, थर्ड डे कहना है गुड मॉर्निंग सर, फोर्थ डे कहना है सुप्रभात सर, फिफ्थ डे कहना है नमस्कार सर, और सिक्स्थ डे गुड आफ्टरनून सर। लेकिन अस्सलाम वालेकुम या आदाब नहीं कहना है, बोर्ड में नहीं लिखा हुआ है। कहां है हम? धीरे 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 इत्मीनान है हम लोग, बहुत हड़बड़ी में, बहुत जल्दी में। कब्रिस्तान भी जाते हैं मिट्टी देने, जल्दी भागने खोजते हैं, नमाज में भी जाते हैं देर से जाते हैं, और यहां भी लोग अकबकार है। नहीं चलेगा काम, बहुत कड़ा संघर्ष है, लेकिन संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से। क्या? तो मेरा यह कहना है कि 17 मार्च 2016 से लेकर 17 मार्च 2016 से लेकर अभी अगस्त 2025 तक सर 64 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है। 64 कितना? 64। आपने कानून नहीं बनाया, बिल पास किया सर विधानसभा से 2021 में, दिसंबर 2021 में। 17 मार्च 2016 से लेकर अगस्त 2025 तक झारखंड के अलग अलग जिलों में लगभग 64 मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी हैं। लेकिन मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जजमेंट था कि आप कानून बनाओ, झारखंड हाई कोर्ट ने भी कहा था आप कानून बनाओ, लेकिन आपने कानून नहीं बनाया। विधेयक जरूर लाया था अपने सदन में 2021 में, दिसंबर 2021 में, लेकिन गवर्नर उसको वापस कर दिया कि उसमें त्रुटि है, आप सुधार के भेजो। 2022 में भेजा था वापस, ये 25 चल रहा है, 3 साल से आपके पास लटका हुआ, लंबित है। तो आखिर आप कर क्या रहे हैं भाई? हमारे रोजगार के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे क्षेत्रों में डेवलपमेंट के लिए आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाया, नियोजन नीति नहीं बनाया, स्थानीय नीति नहीं बनाया। आपका एजुकेशन पॉलिसी देख लीजिए, मदरसा वाले परेशान हैं, इनको अनुदान नहीं मिल रहा है, इनको अनुदान के श्रेणी में नहीं लाया जा रहा है।
तो मामलात बहुत सारे हैं, एक ही दिन में मामला हल नहीं होगा। जैसे हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा ना कि जो आप जान के जा रहे हो, सुन के जा रहे हो, इसको 2 आदमी को कम से कम बताना पड़ेगा। और अगर नहीं बताइएगा तो जो हमारा आने वाला पीढ़ी, जो नस्ल है, अभी ये स्थिति है, कल की स्थिति आप सोच लीजिए। आंख बंद करके सोच लीजिए कल क्या स्थिति होगा। लड़का लोग मोबाइल में बिजी है, दिन भर का पता क्या करते रहता है, ऐसे करते रहता है मोबाइल में। तो नौजवान लड़का का क्या होगा, हम लोग सोच सोच के कभी परेशान रहते हैं कि होगा क्या। ना तो संविधान पढ़ता है, ना तो नियम पढ़ता है, ना तो रूल पढ़ता है, ना एक्ट पढ़ता है, ना लिखता है। अरे लेटर लिखो ना, आप प्रखंड में अंचल को लेटर लिखो, बीडीओ को लेटर लिखो, जिला में डीसी को लेटर लिखो, एलआरडीसी को लेटर लिखो, डीओ डीएससी को लेटर लिखो कि आपके क्षेत्र में स्कूलों की क्या स्थिति है, मदरसों का क्या स्थिति है, हमारे क्षेत्र में सड़कों का क्या स्थिति है, बुनियादी व्यवस्था क्या है हमारे क्षेत्रों में। कितना लड़का लोग लेटर लिखता है, नौजवान लड़का लोग लिखते हैं। तो कौन लिखेंगे, बुजुर्ग लिख दें? अरे भाई समझो, हालात का सामना हमको अब करना है। इन्होंने अपनी जिंदगी जी लिया, इनको जो करना था कर दिया। ये जो देख रहा है ना वक्फ की प्रॉपर्टीज, मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह, इमामबाड़ा, ये हमारे बुजुर्गों का दिया हुआ है। हम आधा कट्टा जमीन भी लेके वक्फ नहीं कर सकेंगे, सही है कि नहीं है? तो उसको बचाने की जिम्मेवारी किसका है? हम लोग का है ना। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, और जरूरत पड़ेगा तो इंशाल्लाह रांची मत आइएगा, अपने क्षेत्र में मूवमेंट तो कर सकते हैं, प्यारपुर में कर सकते हैं। तो 5 दिसंबर पूरे झारखंड में हम लोग सिग्नेचर कैंपेन चलाने जा रहे हैं एक ही मुद्दे पर। मदरसा आलिम फाजिल डिग्री की मान्यता 2023 तक बरकरार रखा जाए। सहायक आचार्य भाषा पद में जो लड़के शामिल हुए आलिम डिग्री वाले, उनका रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। उर्दू शिक्षकों को 3712 पद जो आपने सरेंडर कर दिया है, उसको पूरा वापस लाया जाए, और 2012 का या उससे पहले का जो नियमावली है उसके तहत उसकी बहाली हो। मॉब लिंचिंग का जो बिल आपने दबा के रखा हुआ फाइल में, उसको संशोधन करके उसको लागू किया जाए। वर्तमान जो विधानसभा है उसमें मुसलमानों के न्याय, अधिकार, सम्मान, रोजगार, विकास से जुड़ा हुआ जो भी मामले हैं, उन सारे मामलों को हल किया जाए। इसका समर्थन हाथ उठा के कीजिए। मीडिया वाला बंधु से गुजारिश है कि जरा फोटो ले लीजिए गवाह के तौर पर। फोटो हाथ उठा के, हाथ उठाइए कि ये जो मांग, अख्तर भाई इधर आइए, दोनों हाथ उठाइए। अभी हमारे बुजुर्गों ने बहुत अच्छा से शायरी के माध्यम से आपको बताया, फिर बता दे रहे कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंद के मुसलमानों, तुम्हारे दास्ता तक ना होगी दास्तानों में। और आखिरी बात, ना हम सफर ना हम नसीब से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। हमारे इस क्षेत्र के माननीय विधायक एमटी राजा जी नो डाउट यंग है, डैशिंग है, काम करने का जज्बा भी रखते हैं। हम लोग उनसे काफी उम्मीद भी रखते हैं कि वर्तमान विधानसभा सत्र में हमारे न्याय, अधिकार, सम्मान, रोजगार, क्षेत्र के विकास और जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो बिहार में हमको मिला हुआ था, उन सारे सवालों को वो उठाएंगे और आप सारे लोग भी उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह। जिनको हम पार्लियामेंट भेजे हैं लोकसभा में, उनसे भी बात करना होगा। अभी कह रहे थे ना कि भाग गए थे, क्यों भाग गए थे भाई? जब सदन में वोट देने की बारी आई, विरोध करने की बारी आई, आप गायब हो गए, कैसे चलेगा? अरे भैया, हम कुछ नया नहीं मांग रहे। जो भारत के संविधान में हमें इजाजत है, जो हमें मिला हुआ है, इन्होंने बताया ना कि 52-54 में एक्ट बना था, वक्फ एक्ट, तो उसको बरकरार रखना था। तो भाइयों, बातें बहुत सारी हैं, बात को खत्म कर रहे हैं, लेकिन गुजारिश के साथ कि मुकाबला हम लोग को करना है संवैधानिक तौर पर। हम किसी दूसरे भाइयों का अधिकार छीनने की बात नहीं कर रहे हैं। जो हमें संविधान में मिला है, जो बिहार में हमको मिल रहा था, वो हम चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं। मत दो तुम हमको, हम लोग पंचर बना के भी जी खा लेंगे और जी रहे हैं। हम लोग मिसाइल भी बना लेते हैं देश के लिए, लेकिन हमारा संवैधानिक अधिकारों के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। और जरूरत पड़ेगा तो लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर भी उतरेंगे, मुंह में काला पट्टी बांध के उतरेंगे, हाथ में तख्ती लेके उतरेंगे इंशाल्लाह। चलिए, अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर्वे, हाँ, अभी एक मामला बहुत इंपॉर्टेंट आया, और कि यहां पर जो भूमि है, जमीन है, उसका रजिस्ट्री नहीं हो रहा, उसका सर्वे नहीं हो रहा।
तो ये मामला को विधायक महोदय या सांसद महोदय उठाए या ना उठाए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हम जो है मंगलवार को लिख के देने जा रहे हैं कि संथाल परगना साहेबगंज उधवा राजमहल के क्षेत्रों में आखिर हो क्या रहा है, आखिर वहां की जमीनों की रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है, और अगर जरूरत पड़ेगा तो हाईकोर्ट में पीआईएल भी, जनहित याचिका भी इंशाल्लाह हम खुद दायर करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जो सवाल है वो पूछ लीजिए। कौन? ओ उम्मीद पोर्टल वाला। जैसे कि हमारे बुजुर्ग ने कहा, अनवर अली साहब ने, कि माइनॉरिटी अफेयर्स का जो वेबसाइट है उसको जब आप खोलिएगा तो वहां पर उम्मीद पोर्टल दिखेगा। उम्मीद पोर्टल में दो चीज दिखेगा, एक ओल्ड रजिस्ट्रेशन, एक न्यू रजिस्ट्रेशन। तो ओल्ड में आपको नहीं जाना, ओल्ड में जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज है ये वो ओल्ड वाले के लिए है, ये चूंकि रजिस्टर्ड है। न्यू के लिए आपको न्यू खोलना होगा। न्यू जब खोलिएगा तो उसमें पूरा डिटेल्स मांगेगा, प्रबंधन कमेटी का, मुतवल्ली का और जमीन से जुड़ा हुआ। तो जो जो मांगेगा आप देते जाइएगा। दिक्कत होगा तो उम्मीद पोर्टल का नंबर आपने बता दिया, उसमें पूछ लीजिएगा। और भी दिक्कत होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा, मेरा भी नंबर ले लीजिए।